एज वेल। जी, पहले हम सबसे पहले ये करेंगे कि मैं आपको जो बताने लगा हूँ वो बताने के बाद आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मैं उसको भी एड्रेस कर सकता हूँ, बट लेटर ऑन। तो अभी अपने माइक्स को म्यूट रखें, कोई सवाल हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। चैट, ये अभी कौन बोल रहा है? आप माइक ना म्यूट रखें। जियाद, आपका माइक म्यूट नहीं है। हाँ जी, म्यूट कर लें। हाँ शान, आप भी म्यूट कर लो माइक अपना। सर जी, जी, अगर पेपर के अलावा तो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अभी मुझे बताने दें, फिर मैं आपके जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करता हूँ। आई विल बी देयर, सर नो प्रॉब्लम। सर अगर सर मुझे वो है याया है ना, जी, याया भाई जो था सर, वो मुझे कह रहे थे कि मार्किंग स्कीम पढ़ लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एप्लीकेशन इस वगैरह के लिए कैसे लिखना आंसर। सर वो भी बता देंगे आप प्लीज। अच्छा, मैं अब सुन लें, अब मैं मुझे बता रहा हूँ, सुन लें। अच्छा, ये मैं म्यूट जो नहीं कर रहे ना, म्यूट कर लें ताकि मेरी आवाज सबको आए आसानी से। तो ये आईफोन साहब ने म्यूट नहीं किया हुआ ना, म्यूट कर लेंगे। सर जी ऑलराइट। अच्छा जी, अब आई होप कि सबको स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। तो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, अब एक बात, ये पेपर वही वाला है जिसका सेक्शन ए हमने पहले किया था और मैंने अपलोड किया था चैनल पे। तो सेक्शन ए को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जिसको नहीं पता वो मेरे चैनल पे वीडियो देख ले, और ना मिले तो मुझे बता दे, मैं लिंक भेज दूंगा, लेकिन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब लेकिन साथ साथ चूंकि हम पेपर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे पास 2 hours 15 minutes हैं। और 2 hours 15 minutes का मतलब क्या है कि आपके पास कितना टाइम है जी? 135 मिनट्स। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि 2 hours का मतलब 120 और आगे ये 135 मिनट्स हैं आपके पास। तो आपने एक बात याद रखनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपका जो सेक्शन ए है ये आपको हर सूरत में खत्म करना है 45 मिनट्स, ताकि आपका टाइम सही से मैनेज हो सकता है आपको एट टाइम 50 मिनट भी लग जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको पता तो होगा ना 5 मिनट पीछे रह गए हो। अच्छा, उसके अलावा फिर आपके पास सेक्शन बी होता है। और 45 मिनट्स क्यों लगेंगे आपको? क्योंकि इसमें एक तो सोर्स मटेरियल दिया होता है आपको, डेटा रिस्पॉन्स होती है, और ये होता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, सेक्शन बी की तरफ अगर हम चले जाएं तो वो आपको, उसके लिए आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ये आपने नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 20। तो इस तरह आपके पूरे 135 मिनट्स यानी कि 2 hours 15 minutes ये कंज्यूम हो जाएंगे। अच्छा, चैट में कौन कह रहे हैं? बाहर। अच्छा, बाहर। अच्छा जी, ये ना, और मैसेज और सर कोई ना सुबह करें कह रहे बाहर ओले पड़ रहे हैं जी। तो रेलेवेंट बात करें और इधर की बात ना करें। करनी है तो फिर इंडिविजुअल विंडो में आप उससे करें जिससे करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से, अब ये 30, इसका मतलब है ये 3 क्वेश्चन, एक एक मिनट, 30 मिनट्स एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, तो 3 सवाल आपने करने हैं, तो 90 मिनट्स तो यही हो गए। ठीक है जी, ये 90 मिनट्स, और बाकी आपके 45 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं, तो दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 135 मिनट्स बन जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर सूरत 45 मिनट्स में ही करना है। एट टाइम्स होता है कि आपको 2 4 5 मिनट ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आपको पता हो ताकि आप अगला सवाल जो है वो 30 मिनट से पहले कर लें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने 5 मिनट ऊपर ले लिए सेक्शन ए में। अच्छा, बाद का तो 5 मिनट भी कवर करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ कैसे कवर करना है। उसके लिए आप अगर अलर्ट हो तो, अवेयर हो, हो जाएगा। कैसे? 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा आ गए हैं और आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करने लगे हो। मैं बच्चों को जानता हूँ कि 1 1 घंटा लगा देते हैं सेक्शन ए पे, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, 50 मिनट लग गए आपके, चलो अब आप 5 मिनट ऊपर चले गए। अब किसी भी सवाल में जिसमें आपको 30 मिनट्स मैंने कहा है लगाने हैं, तो आपके लिए 25 मिनट में करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि उसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना होता है। मुश्किल काम है 5 मिनट बचाना। तो आप क्या करोगे? चलो उसमें से 1 मिनट बचा लिया। एक और सवाल है, वो थोड़ा ज्यादा आसान था, वो आपने वहां 2 मिनट बचा लिए। इसी तरह एक और अगला तीसरा सवाल था, उसमें फिर 2 मिनट बचा लिए।
तो एक एक 2-2 मिनट बचाना आसान है कंपेयर टू कि आप 5 के 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में बचाएं। तो उससे फायदा ये होगा कि आपके 5 मिनट जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने आपको जो बताया कि 30 मिनट्स आपने देने हैं, तो एक और अच्छा इसमें और मजीद हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे, मैं भी उसकी तरफ भी आता हूँ। सेक्शन ए तो 45 मिनट्स में आपने करना है, ये तो हमें समझ आती है। लेकिन आपके पास सेक्शन बी में 1 मार्क के पीछे 1.5 मिनट्स, आसान। मतलब आप 2 नंबर का सवाल कर रहे हो अगर, तो आपके पास 3 मिनट है। अगर आप 4 नंबर का सवाल कर रहे हो जो बी पार्ट होता है, और तो उसमें आपके लिए 6 मिनट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ सेक्शन बी। अच्छा, हम अब सेक्शन बी पे ही जा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन ए कैसे करना है ये मैं बता चुका हूँ, और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर ना मिले तो मुझे बताइएगा, लिंक भेज दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि सेक्शन ए के जो सवाल होते हैं वो तकरीबन एक ही पैटर्न के आते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले ही। तो मैं सेक्शन बी पे सीधा जाऊंगा। सर जी जी बोले। सर सारे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, आप उनको इन कर दें। अच्छा ओके, वो टाइम पे नहीं आए। अच्छा एनीवे, मैं इन कर रहा हूँ। और राइट, हाँ काफी सारे लोग थे जो इन होना चाह रहे थे। अब है ना, टाइम इसमें लग जाता है। एनीवे, टाइम का मतलब होता है कि उसी टाइम पर आ जाए ना, ताकि बाद में डिस्टरबेंस ना हो। एनीवे, एनीवे और आई होप कि मैंने सब एडमिट कर दिए। एडमिट। अच्छा, किसी का माइक खुला तो बंद कर दीजिए प्लीज। अलीजे आपका माइक ओपन है, फजर आपका भी जी। अच्छा ऑल राइट, अब मैं आपको यहाँ ये बताने लगा हूँ। मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी में 20 मार्क्स के लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, राइट। आपके पास कितने हैं जी? अब ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, आपके पास है जी 30 मिनट्स। यही बात हुई है। अच्छा, इसका मतलब है आपके पास जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास है 3 मिनट। आपके पास जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास है 6 मिनट। ये दिन, ये मैं बता रहा हूँ। और आप कभी भी पेपर टाइम पे जो है ना खत्म करने में अनसक्सेसफुल नहीं होगे, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर 6 अगर मार्क्स हैं तो आपके पास है 9 मिनट। और अगर आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास 11 से 12 मिनट मौजूद हैं। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे ना, तो ये आपके 30 मिनट ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा, 11 क्या 12 ही कर लूं, क्योंकि कितना बनता है ये 12 12, हाँ ये 12 ही बनते हैं ना, 11 मैंने लिख दिया, 12 मिनट। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रो टाइम मैनेजमेंट, जो कि शायद कोई भी ना बताए। माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। अब आपको ये बता रहा हूँ कि जहां आपको ये पता है कि 30, अब आप ये भी सवाल है ना सर, 30 मिनट के बाद जब सवाल पूरा कर लिया तो पता चला 30 मिनट में नहीं हुआ, तो अब क्या करें सर, टाइम ज्यादा लग गया, हो जाता है ऐसे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको माइक्रो टाइम मैनेजमेंट करनी है, ये वाली, कि एक क्वेश्चन को आपने 3 मिनट में किया, नहीं आपने 2 मिनट में कर लिया, यानी कि डिफाइन ट्रेड्स इन गुड्स बैलेंस लिखा हुआ है ना, आपने जल्दी से डिफाइन किया, आपको 2 मिनट में कर लिया या 1 मिनट में कर लिया, तो आपके पास 2 मिनट बच गए। ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे पास 2 मिनट एक्स्ट्रा है। फिर आप बी पे आ गए और वो लिखते जाए कि 2 मिनट मेरे पास ऊपर थे। अच्छा जी, तो ये आप घड़ी साथ लेके जाइएगा और कोशिश करें कि वो डिजिटल हो, ताकि आपको पता चलता जाए। डी पार्ट पे जी 6 है, आपने 6 मिनट लगा दिए, ओके फाइन हो गया, तो आपको पता होगा आप 2 मिनट सर जी, आगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वॉचेस अलाउड ही नहीं है, बेशक वो रिस्ट वॉच हो या डिजिटल हो। अच्छा ओके, अलाउड कोई भी। नहीं है। अच्छा, वो जी सर। आजकल स्मार्ट वॉचेस भी होती हैं, तो वो देख नहीं सकते, सारी बात है। चले कोई बात नहीं, तो फिर आप सर चले वो जो एनालॉग वॉचेस भी अलाउ नहीं करते हैं। चले एनालॉग क्लॉक तो लगी होगी ना वहां पर। जी सर, वो लगी होगी। हाँ, बस उसी के साथ फिर आप चलें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका मार्जिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप हमेशा 1-2 मिनट आगे या पीछे रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो आप रिलैक्स भी रहेंगे। अच्छा होगा, अगर रिलैक्स रहेंगे ना तो दिमाग ज्यादा काम करता है। जब टाइम जो है ना, व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं भी अगर पेपर अटेम्प्ट करूँ और पेपर टाइम शॉर्ट हो रहा हो ना, तो मैं अपना वो क्वालिटी वाला आंसर नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना है, सोचने का टाइम नहीं है। पर्टिकुलरली कौन से क्वेश्चन में? डिस्कस वाला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, तो वो, और वो आखिर में होता है, तो वो आपको टाइम मांगता है, जिसमें आपके माइंड को रिलैक्स होना जरूरी है। तो आप जब ये करोगे, 1-2 मिनट आगे पीछे रहोगे, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से मैनेज करोगे, अच्छा सब सवालों में ऐसे ही करना है। इसी तरह मैं अगर पीछे चले जाऊं सेक्शन ए के ऊपर, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ, तो वो तो मैंने बतानी है, वो मैंने आपको अभी बताया।
कि आपको ये सवाल सेक्शन ए का करना होता है 45 मिनट्स। तो इसमें भी ऐसे ही है क्या कि आपके पास एक मार्क के लिए 1.5 मिनट्स हैं, आपके पास 2 मार्क्स के लिए 3 मिनट्स हैं, इसके लिए भी 3 आ गए, इसके लिए 6 आ गए। क्या करना है, वो 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। एक मार्क के पीछे 1.5 मिनट है आपके पास, ये भी 6 हो गया, ये आपके पास 7.5, चलो 8 लगा लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आगे यहाँ आ जाए तो ये आपके पास फिर 9 हो गए, और यहाँ पर भी 9। तो इस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम सेक्शन बी के ऊपर। अच्छा, एक सवाल है किसी का, सर 1 आवर सेक्शन ए पे लग जाता है। हाँ, यही कह रहा हूँ शान, ये इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको चाहिए था कि ना घर में वॉच रखकर प्रैक्टिस करते। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पते की, कि आपको अगर 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा नहीं लगाना। आपके सर चलिए सेक्शन ए तो पूरा हो जाइए, गलत बात है। आपने 50 मिनट लगा दें, चले 50 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा हो जाए, फाइन। आपने क्या करना है, आपने सवालों को जो पार्ट्स होंगे उनको वहीं पर छोड़ दें, ठीक है? आपको लगेगा छोड़ना है, जगह छोड़ दें, सवाल भी छोड़ दें और आगे चले जाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगले जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं वो 8 मार्क्स के भी हैं, उनके पार्ट्स। सेक्शन ए में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो 8 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 6 मार्क्स का होता है, जो लास्ट 2 पार्ट होते हैं आपके जी और एच गालिबन। तो इसलिए आप हौसला करें। आपने देखा 50 मिनट हो गए हैं और 50 मिनट से ऊपर जा रहे हैं, आप 51, 52, 53 मिनट, आपने कहा बस बहुत हो गया। हौसला रखें, छोड़ दें, आ जाए उस पर। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप जब माइक्रो टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो ए पार्ट बी पार्ट ये बहुत जल्दी हो जाते हैं एट टाइम्स। क्यों? क्योंकि बाद आपको उसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता या सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे यहाँ डिफाइन है ना, डिफाइन में शायद टाइम लग जाता है, यहाँ सब में ये देखो, यहाँ पर क्या आया, देखो ए पार्ट, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक, 2 वर्ड लिख रहे हैं, काम खत्म। तो आपका टाइम आपको पता चलेगा जब आप ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ माइक्रो टाइम मैनेजमेंट ये करेंगे, तो आपको पता चलेगा यार मेरे पास 5 मिनट बच गए। अब वो 5 मिनट आप आसानी से रिलैक्स होके उन 2 क्वेश्चन पे या एक पार्ट पे जो रह गया है उस पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, आपने घंटा लगा दिया तो समझो सेक्शन ए के बाद ही आपकी बर्बादी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने सिग्नल दे दिया भाई पेपर पूरा नहीं होना, अलार्म बज गए। जब अलार्म बजते हैं तो आप पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर ना तो आपसे पेपर फिर भी टाइम पे, और पेपर ना तो पेपर टाइम पे खत्म होगा और ना ही आपका जो आंसर है वो क्वालिटी वाला आंसर लिखा जाएगा। पर्टिकुलरली जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एनालाइज वाला और 8 मार्क्स वाला जो डिस्कस से शुरू होता है वो नहीं होंगे। और जो बच्चे 8 और 6 के मार्क्स के क्वेश्चन को सही करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं का ग्रेड अच्छा आता है। तो 2 और 4 पे लगे रहते हैं उनका ग्रेड नहीं आता। अच्छा, एक बात और करनी है। अच्छा, अब क्या है जी सर, किसी क्वेश्चन में वैल्यूएशन तो नहीं लिखनी होती है। हाँ, ये मैं अभी सिर्फ आ रहा हूँ शेख साहब, आ रहा हूँ सिर्फ, अभी इस पे बात करते हैं। अच्छा, अब एक बात और, अब ये हुआ कि चले कोई वजह हो गई, आप फंस गए, आपको नहीं आ रहा और आप लेट हो गए, जैसे मैंने बिजनेस में भी बताया था, सर्वाइवल मोड में आ गए आप, भाई पेपर तो मेरा पूरा नहीं होना। अच्छा, 2 चीजें बता रहा हूँ। एक, यार सवाल तो 4 हैं सेक्शन बी में, लेकिन मुझे तो यार सिर्फ 2 ही आते हैं। तीसरा जो है ना वो मुझे डाउट ही है, दोनों में से एक चूज करना है और दोनों मुझे पूरे नहीं आते। तो अब अच्छा, 2 बातें। एक, सर्वाइवल मोड के टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो रहा, आपका एक क्वेश्चन पूरा पड़ा हुआ है और आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट है और एक क्वेश्चन पड़ा पूरा, ये कभी भी पूरा नहीं होगा आपका, ये मैं आपको बता दूं। अब आप फंस गए, अब क्या करें? अब यही करना है आपने, हम कहते हैं ऐसे कि डैमेज कंट्रोल पे बात आ गई। डैमेज तो होना है, लेकिन जितना कंट्रोल कर लें डैमेज को उतना ही अच्छा, और ऐसा कई बच्चों के साथ हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक, अगर आप जब सवाल चूज कर रहे हो सेक्शन बी में, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आपने 2 सवाल देख लिए और आपने कहा चलो यार ये तो करें, बिल्कुल सही। सबसे पहले सेक्शन ए के बाद सेक्शन ए सबसे पहले करना है, जो ये बताता कहता है ना सेक्शन ए बाद में करें, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में आपको सबसे रिलैक्स माइंड चाहिए, क्योंकि आपको सोर्स मटेरियल इस्तेमाल करना है, बार बार रेफर करना है, वो एंड पे कभी भी नहीं होगा आपसे। तो कई बच्चे मैंने देखा भी है, मैं स्कूल के एग्जाम में भी, कि वो सेक्शन ए को छोड़ देते हैं। हाँ, टाइम ज्यादा हो जाए तो छोड़ना है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन वैसे नहीं कि चलो बाद में कर लूंगा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ये कर लूंगी, ऐसे नहीं करना। अच्छा, सेक्शन ए पहले ही करना है। अच्छा, सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन और आप सेक्शन बी में जो बेस्ट क्वेश्चन आता है आपने उससे शुरू करना है। अच्छा,
एक बात आपको बताऊं, आपने ना सवाल देखने शुरू नहीं कर देने सेक्शन बी में कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सही तरीका नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका कि ये माइंड गेम होती है। आपने सिर्फ क्या करना है, सेक्शन ए करने के बाद सेक्शन बी में से जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है कि यार ये तो सारे पार्ट आते हैं, कर लूंगा या कर लूंगी, शुरू कर दें। सोचना ही नहीं है कि आपने उसके बाद कौन सा सवाल करना है। ठीक है, ये ज़हन में रखिए। क्यों, वजह क्या है? जब आप फ्रेश माइंड से वो बेस्ट सवाल करते हैं ना, एक तो आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो आपको पहले नहीं आ रहे होते वो आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी सवाल भी देखते हो ना, होता क्या है, कोई ऐसा पार्ट मिल जाता है तो नहीं आता। अच्छा यार अब क्या करेंगे, तो समझ नहीं आ रही। तो आप पहले क्या करते हैं, सवाल शुरू करने से पहले वो जो पार्ट एक नहीं आता ना किसी भी क्वेश्चन का, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। गलत। आप पहले ही अपने ब्रेन को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं। ये काम नहीं करना। पॉजिटिव रहना है। मतलब ये देखना ही नहीं यार बाकी 2 सवाल आते हैं या बाकी जो 2 करने आते हैं नहीं आते, छोड़ो भाड़ में गए, हमने नहीं देखना। जो सवाल एक बेस्ट आता है पकड़ लिया और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया, वो आप करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव माइंड से सवाल बहुत अच्छा हुआ, आपके ब्रेन ने एकदम से वो टॉप पे चला गया, वो अब काम कर रहा है अपने फुल पोटेंशियल पे। अब आप जब उन सवालों को देखोगे तो अब आपको उन सवालों की भी समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा हाँ यार ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन अब काम करते हुए आ रहा है। पीछे बड़ा आपने फ्लरिशिंग आंसर लिखा है पहला, तो आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो अब आपने दूसरा सवाल पकड़ लिया है जो आपको लगता है थोड़ा बेहतर आता है, फिर तीसरा भी पकड़ लिया। अच्छा, सबसे गंदा सवाल सबसे एंड पे करना है, ये बात तो आप ध्यान में रख लें। अच्छा, अब ये कि तीसरा सवाल आपने पकड़ा जो आप करने लगे हैं। अब आपने कहा यार अब फर्ज किया चौथा और पांचवा क्वेश्चन है 2 जिनमें आपको ना आपने चूज करना है। अब आपने कहा चौथा पांचवा दोनों ही नहीं आते, दोनों ही पूरे नहीं आते, क्या करें? चूज करना है, दोनों ही गंदे हैं, मतलब मुझे नहीं आते। तो अब ये आखिरी आपने करना है, आप सोच रहे हो तो कैसे सिलेक्ट करना है सवाल को, कोई बता सकता है मुझे? दोनों सवाल आपको गंदे आते हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे सवाल को? हम नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ बच्चे करते हैं सर 8 मार्क्स वाला देखेंगे। एग्जैक्टली 8 और 6 वाला। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ए और बी पार्ट देखते हैं, हाँ यार ये आता है, चलो ए और बी पार्ट तो शुरू करो यार, आसान है ये तो करें। भाई उससे सिर्फ 6 नंबर मिलेंगे, तो 20 में से 6 नंबर ही लेने। ये बाकी और नंबर मिल भी गए, कोई 2 नंबर मिल गए और या 2 और मिल गए, तो आपके 10 ही आएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाले। बहुत भी आपने लिखा, अगर आप आते जो नहीं। आपने देखा एक और सवाल अब बता रहा हूँ, आपने देखा एक सवाल जिसमें ए और बी आपको बहुत अच्छे आते थे, ठीक है, आपने कहा यार चलो ये स्टार्ट करें, गलत स्ट्रेटेजी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको ए और बी बिल्कुल नहीं आते, और सी और डी आपको आते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं आते, आते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं आते। ये इमेजिन करो, तो आपने क्या करना है, वही वाला क्वेश्चन करना है जिसमें ए और बी बिल्कुल नहीं आते और सी और डी थोड़े आते हैं। अब आपके सर क्या बात कर रहे हैं, आप बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं, ऐसे ही करना है। क्यों, बताने लगा हूं आपको मैं। अच्छा, किसी की कोई पूछ रहा है सर जी 6 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिनिमम कितने नंबर स्कोर करने चाहिए पर क्वेश्चन? ये मैं अभी, शेख साहब हौसला करें, अभी मैं सवालों में तो आया नहीं, अभी तो मैं सिर्फ टाइम और बता रहा हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी आ रहा हूँ, सिर्फ हौसला थोड़ा सा। अच्छा जी, तो अब आप अब क्यों करना है सुने। अब आपने फर्ज किया एक बच्चे ने आखिरी जो क्वेश्चन सबसे गंदा आता था वो अटेम्प्ट किया, ए और बी जो उसे आते थे बहुत अच्छे, उसने अटेम्प्ट कर लिया, नंबर कितने आएंगे? 6। ऐसे ही है ना, 2 और 4 6 नंबर आ गए। अच्छा, अब बाकी सब नंबर रह गए आपके 14, 8 और 6 वाले, वो आपने दोनों गन मन मार दिया दोनों में, ठीक है, कुछ ना कुछ कर लिया, कुछ आता था कुछ नहीं आता था, आपने वो अटेम्प्ट कर दिया। अब वो आप अब फर्ज किया आपने बहुत गंदे अटेम्प्ट किए, मैं बता रहा हूँ, और आपको 6 में से 3 नंबर मिले, ठीक है, 8 में से 4 नंबर मिले, इतने गंदे होने ना, और कितने होने गंदे, माशाल्लाह तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। तो दोनों 3 + 4 क्या बना, मैं आपको बता रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, 3 + 4 7, फिर भी 6 से ज्यादा है, यानी कि आपने जो बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका आपको कोई फायदा नहीं हुआ, और जो दूसरा बच्चा था जिसने ए और बी बिल्कुल नहीं आते थे उसने छोड़ दिए और सी और डी को पकड़ लिया, जो उसे आधे आधे आते थे नंबर, फिर भी वो दूसरे बच्चे से ज्यादा ले गया। तो ये समझने की बात है जो कोई नहीं बताता, जो कहीं नहीं लिखी हुई। तो ये ज़हन में रखनी है आपने बात कि आपको आखिरी सवाल वो करना है जो सबसे गंदा आता है, और उसमें वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें सी और डी आपको आते हैं या बेहतर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के मुकाबले में, चाहे आपको एयर बी बिल्कुल ना आते हो और उसके एयर भी बेशक आते हो, ये ध्यान में रखना आपने, बस ये आपको बताना था। तो ये आपने ठंडे दिमाग से हौसला करना है और फिर पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात,
अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पेपर जब आता है ना तो पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, सेक्शन ए के क्वेश्चन क्या आया क्या नहीं आया, और दूसरों को वो आ गया, वो एम्प्लॉयमेंट आ गई, वो इन्फ्लेशन आ गई। तो भाई क्या कर रहे हो, आपने अपना पेपर करना है। तो आपने सेक्शन ए जब जैसे ही आता है, मुझे पता है एक्साइटमेंट होती है, लेकिन क्या आपका टाइम जाया करेगी कि यार कौन से सवाल आए हैं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्साइटमेंट बाद का आपको डिप्रेशन में भी ले जाएगी। क्या वो नीचे सवाल देखा एक्सचेंज रेट का, ओ यार एक्सचेंज रेट तो आता ही नहीं, अब आपके सेक्शन ए पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो ये काम ना करें। आपने सेक्शन बी देखना ही नहीं है, सेक्शन ए आया सोर्स मटेरियल, चलो जी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है कि आप बोलें वो मुझे आता है, सारे क्वेश्चन आते हैं, ओ यार एक क्वेश्चन नहीं आता। क्या इससे ये बताने से किसी को क्या हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका नुकसान हो रहा है कि आपका टाइम भी जाया हो रहा है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। या हो सकता है आपको सारे आते हो, जिस बच्चे को आप खुश भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आप कहते हैं यार ये समझ नहीं आ रहा। बेहतर है सोर्स मटेरियल पकड़ें और पढ़ना शुरू कर दें, और उस सेक्शन ए को खत्म करने के बाद आप सेक्शन बी पे आए, और सेक्शन बी में भी आपने एक नजर मारनी है, जल्दी से तो जरूर मार लें। सिर्फ क्या करने के लिए, ये सोच देखने के लिए कि मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा करना है जो मुझे बेस्ट आता है, बस इसके लिए पढ़ने नहीं बैठ जाना। और बाकी आपको पता है कि आपने कैसे करना है। अच्छा, ये बात हो गई, मैंने क्लैरिटीज आपको बता दिया है। अब मैं बात करने लगा हूँ जी कि जो क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं उनको अटेम्प्ट जो आपने करना है, तो किन बातों का ख्याल रखना है आपने। फिर आपकी जो इंडिविजुअल क्वेरीज हैं उसके बाद मैं उनको भी सुन लूंगा, हम उसको देखते हैं। अब आपको पता है जैसे कि अगर क्वेश्चन जो है ये 2A को अगर आप गौर करो तो लिखा हुआ है डिफाइन ट्रेड इन गुड्स बैलेंस, ठीक है। तो अब डिफाइन है तो आपको डेफिनेशन ही देनी है। इसमें आपके 2 नंबर होते हैं और दोनों नंबर नॉलेज के होते हैं, यानी कि आपको डेफिनेशन देनी है। लेकिन डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, जैसा मैंने बिजनेस में बताया कि आप उसको सेग्रीगेट कर सकें 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ डिफाइन ट्रेड इन गुड्स बैलेंस, तो आप अगर बताते हैं कि इट इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या क्या कहते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मान लीजिए एक पार्ट है किसका, ऑफ गुड्स। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो दूसरा पार्ट नहीं बनेगा। या कोई अगर ये लिखता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी ठीक है। मैंने आपको बताया था बिजनेस के अंदर भी ये फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला ही समझ लें, तो वो भी डिफाइन ही करता है असल में, अगर आप ये लिख देते हैं। लेकिन अगर आप खाली लिखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो बात नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि ट्रेड एंड गुड्स बैलेंस में आपको वैल्यू का जिक्र करना है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अच्छा, तो 2 बातें इसमें भी आ गई ना, 2 पार्ट्स आ रहे हैं, 2 नंबर नॉलेज के हैं और डिफाइन आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं अगर आपको और क्वेश्चन दिखा दूं इसी में ही, ये देखें यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है डिफाइन आ रहा है, तो इधर भी 2 नंबर नॉलेज के हैं, ठीक है जी। आपको पता है 2 पार्ट्स में होना चाहिए ये। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं जी, इसको हम अभी शायद डिस्कस भी कर लें। यहाँ देखिए हम 4 में अब आपको स्टेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी नॉलेज के 2 ही नंबर है, लेकिन स्टेट आपको पता है आपने डेवलपमेंट नहीं करनी, सिर्फ एज इट इज 2 फंक्शंस मेंशन कर देने हैं, दैट इज इट। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि 2 नंबर में अगर कमांड वर्ड डिफाइन आता है, स्टेट आता है या आइडेंटिफाई आता है, ये मैं तीनों ऊपर ही लिख देता हूं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये यहाँ क्या जी, स्टेट, डिफाइन या आइडेंटिफाई। तो आपने ये 2 नंबर इसमें नॉलेज के ही होंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। मैं कई बच्चों का आंसर देखा है, नहीं करना, टाइम जाया होगा, सिर्फ मेंशन करें एंड दैट इज इट। अच्छा, तो ये आप स्टेट कर दिया, 2 नंबर ही होते हैं इसके। और देखें यहाँ फिर डिफाइन आ गया, ठीक है, यहाँ स्टेट है, आगे डिफाइन आ गया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब हम वापस चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, दूसरा कमांड वर्ड जो आपको बी पार्ट में आता है, पैटर्न यही रहता है, एक्सप्लेन। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैंने अच्छे बच्चों को भी देखा है गलती करते हुए इसके अंदर, और नंबर लूज करते हैं। वो क्या, इसके अंदर आपके पास जो नंबर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, 2 नंबर नॉलेज के और 2 नंबर एनालिसिस के, ये आपने नहीं भूलना। अच्छा, अब करते क्या है बच्चे, अब ये देखिए एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको डेवलपमेंट करनी है पॉइंट की। अब लिखा है टू बेनिफिट
प्रोड्यूसर्स में गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड। एक बात, सवाल की स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ना है, बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि मैं आपको जैसे बी पार्ट बताता हूँ, कोई भी सवाल हो आप 2 दफा पढ़ना है। वजह ये है कि मैं अक्सर बच्चों को जानता हूँ जो सवाल को सही तरह पढ़ते नहीं और शुरू कर देते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ आप क्या गलती करोगे, क्योंकि मैंने इतने बच्चों के आंसर पढ़ता हूँ कि मुझे आई नो के कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है। लिखा हुआ एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स प्रोड्यूसर्स में गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड। आप कहते हैं अच्छा फ्री ट्रेड, आप क्या दो, आपकी आंखें 2 चीजों पर फोकस करती हैं, बेनिफिट्स और फ्री ट्रेड। लो जी, मौजी हो गई, मुझे तो फ्री ट्रेड आती है, अब तेरे भाई ने लिख लेना है, मसला ही कोई नहीं ब्रो। चलो जी, अब आपने लिखना शुरू कर दिए, गलत हो गया काम सारा, आपको 4 में से 0 नंबर मिलेगा। अंडा। वजह वजह कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी ही नहीं। प्रोड्यूसर्स, ये फायदा कंट्री को नहीं बताना, कंज्यूमर्स को नहीं बताना, वर्कर्स को नहीं बताना। आ सकता है यहाँ पर वो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ वो कंज्यूमर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे वो इकोनॉमी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो वर्कर्स भी लिख सकते हैं। तो ये ज़हन में रखना है कि भाई सवाल का फोकस किस पे है। फ्री ट्रेड और बेनिफिट तो देख लिए, लेकिन वो इकोनॉमी पे है, कंज्यूमर पे है कि वर्कर्स पे है, क्योंकि तीनों के एडवांटेज पे डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते। अच्छा, सेम हो भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको डेवलपमेंट में वर्कर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा या कंज्यूमर के साथ जोड़ना पड़ेगा या प्रोड्यूसर्स के साथ या इकोनॉमी के साथ, जो भी क्वेश्चन। तो ये जेन में रखना आपने बात को, तो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अगली बात, जब आपने बेनिफिट बताने हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा फ्री ट्रेड के फायदे क्या होंगे प्रोड्यूसर्स को, तो आपने क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। आपने एक फायदा लिखा कि हायर सेल्स, या चले मैं इसको ना बता भी, वो क्या कहते हैं, पॉइंट में तो नहीं लिखना ना हमने, अगर इकोनॉमिक्स का तो हम पूरा लिख देते हैं। हम कहते हैं जी कि इट विल हेल्प प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है। और आगे क्या लिखते हैं, एंड दैट इज वाई, ये मैं बच्चों की कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ, या दैट इज वाई नहीं, दैट इज हाउ प्रोड्यूसर्स गेट बेनिफिट। सर जी सुभान रिमूव हो गया, वो कह रहा है कि उसको ऐड कर लें। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। अब मैंने जो आंसर लिखा है, इस आंसर में मसला क्या है भाई, ये 2, क्या मुझे 2 नंबर नहीं मिलेंगे इसके अंदर? कोई बता सकता है नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? सर सर आपने इस आपने पे नॉलेज वो लिखा है, एनालिसिस एनालाइज सही नहीं नहीं किया। लिखा। एक मिनट, एनालिसिस नहीं लिखा। वेट वन बाय वन। अली हैदर आप बताओ पहले। सर इसमें आपका एनालिसिस सही नहीं है। वेरी गुड बेटा, इसमें और को बताना चाह रहा है? सर जी आपने नॉलेज ज्यादा अच्छा लिख दिया, एनालिसिस आपका स्ट्रांग नहीं है, डेवलप नहीं किया आपने। जी वेरी, इसमें एनालिसिस मेरा है ही नहीं। अच्छा, और अक्सर बच्चे ये करते हैं, आपने जब लिखा इट विल हेल्प प्रोड्यूसर्स, मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूं। आपने ये लिखा इट विल हेल्प प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सेल्स, ये तो नॉलेज है, राइट? आपने आगे क्या किया, आगे आपने वही बात रिपीट कर दी जो क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, तो इसका नंबर क्या दे वो तो पूछ रहा है गेन क्या, आपने कहा दिस इज हाउ प्रोड्यूसर्स गेन या गेट बेनिफिट, इसका कोई नंबर नहीं है, 0। इसका मतलब है ये जो मैंने आपको बताई है स्कीम, 2 मार्क्स नॉलेज के, 2 एनालिसिस के, तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिला है, वो भी नॉलेज का, दैट इज इट। एनालिसिस का कोई नंबर नहीं, 0 फॉर एनालिसिस। तो ये काम आपने नहीं करना। इसका मतलब है मुझे एनालिसिस करना है, और मैं अब क्या एनालिसिस कर सकता हूं इसमें, मुझे फर्दर बताना है कि भाई सेल जो इंक्रीज करेगी वो भाई क्यों करेगी। तो यहां मैं बताता हूं क्या, कि एज प्रोड्यूसर्स would have a wider market, ठीक है, वाइडर मार्केट इन टर्म्स ऑफ, ये ना मुझे थोड़ा राइटिंग मेरी पुअर आ रही है क्योंकि मुझे जरा लिखने की इस तरह से आदत नहीं है। मतलब अभी पेन मैंने रिसेंटली लिया ना,
तो 12 ऐसा ऐसा हो जाएगी सही। वाइडर मार्केट इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज या अदर customers from other countries, from foreign countries. अब ये मैं लिखूंगा तब मेरा एनालिसिस होगा। अच्छा, अब इसमें ना आपको एक ही इम्पैक्ट दिखाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन मैसेज मी। अच्छा यार, मैसेज ना आप रेलेवेंट करें, मुझे देखना पड़ता है बार बार कि कोई बच्चा सवाल तो नहीं पूछ रहा। अच्छा, अब ये मैंने, आप गौर करो, एनालिसिस मैंने क्या बताया था, बिजनेस में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, इम्पैक्ट, और इकोनॉमिक्स में बताता हूँ कनेक्शन बनाने हैं ज्यादा। यहाँ कनेक्शन ज्यादा नहीं बनाने, यहाँ एक कनेक्शन बनाया, आपने कहा सेल बढ़ रही है, तो आपने आगे बताया सेल क्यों बढ़ेगी, खत्म। ठीक है, तो आगे आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाने, क्योंकि एनालिसिस का एक ही नंबर है, यहाँ आपको एक नंबर एनालिसिस का मिल जाएगा। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो दोनों में ऐसे ही करना है, तो ये गलती नहीं करनी कि खाली बेनिफिट लिख के आगे वही लाइन लिख दें और सर जी ज्यादा 2 लंबा। पैराग्राफ बनाने हैं ना? हाँ जी, 2 पैराग्राफ, और दूसरा बेनिफिट भी आप इसी तरह लिख लेंगे। बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रहा कि बेनिफिट दूसरा प्रोड्यूसर्स को क्या हो सकता है, वैसे हम लिख तो सकते हैं क्या, जैसे कि रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं एडवांटेज लिखता हूँ इसका कि चीपर रॉ मटेरियल, कि प्रोड्यूसर्स वुड गेट चीपर हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। ये मैंने नॉलेज शो कर दी जी। Sir, producers may have higher revenue and profits due to having less taxes and government intervention in a free trade. इसके अंदर ये ठीक पॉइंट है या इसमें भी कमी है? नहीं, पॉइंट तो ठीक है, लेकिन डेवलप आपने कैसे किया इसे? ठीक है, मजीद करूं? हाँ नहीं, आपने नहीं, आप देखो ना, आपने कहा कि दोबारा बोलो जरा। Sir, producers may have higher revenue and profits due to having less taxes and government intervention in a free trade. अच्छा हाँ, अब पता क्या है, वो डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कनेक्टिव्स यूज करके कि दैट इज व्हाई, या ये इस तरह से होगा एज, या कोई भी ऐसा वर्ड आपने इस्तेमाल करना है जिससे पता चले कि ये आपकी डेवलपमेंट चल रही है। तो अच्छा, बात मैं ना रब कर रहा था, तो आपने जो बात की है पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन क्लैरिटी से डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा लंबी भी नहीं करनी, ये भी बात ध्यान में रखनी, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ। अच्छा, मैं मिटा रहा हूँ ताकि ना वो मैच ना हो और आपको नजर जरूर आए। आपका पॉइंट ठीक है वैसे तो, लेकिन ये पता क्या जो आपने बनाया, ये लगता है जैसे एक ही सेंटेंस को खींच रहे हो, ऐसे नहीं करना। एक सेंटेंस होगा नॉलेज का, दूसरा सेंटेंस होगा एनालिसिस का, आपकी डेवलपमेंट का। तो ये क्लैरिटी नजर सेग्रीगेट करना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने यहाँ पर एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है और यहाँ पर उसने नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, और इसी वजह से फिर उनके मार्क्स भी नहीं आते, क्योंकि ओ लेवल सिर्फ नॉलेज की गेम है नहीं ना, ये है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन जी, ये एनालाइज। अच्छा, एक्सप्लेन, अब आप गौर कर लो, यहाँ पर भी एक्सप्लेन हमें नजर आ रहा है जी। बोले बोले बोले। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, आवाज मेरी तो जी बाकियों को सही आ रही है? जी सर। जी सर जी, ठीक आ रही है। अच्छा ओके, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, शायद आपके नेट का कोई प्रॉब्लम हो फिर। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर भी एक्सप्लेन का वर्ड आ रहा है, राइट, और यहाँ पर भी एक्सप्लेन का वर्ड आ रहा है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर भी एक्सप्लेन का वर्ड आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं है किसी भी सवाल में सवाए एक के। देखो, यहाँ एक्सप्लेन 2 रीजन लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्सप्लेन 2 रीजन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और जो दूसरा सवाल हम कर रहे थे वहां भी लिखा हुआ है एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स, ये तो एक जैसे ही है। लेकिन बाद का सवाल आपको ऐसे भी आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो अब यहाँ 2 तो लिखा नहीं हुआ, तो अब सवाल हो सर कितने पॉइंट लिखने, क्योंकि यहाँ 2 मेंशन नहीं किया, और करेंगे भी नहीं जब डिफरेंस का सवाल आएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक्सटेंशन इन डिमांड को अलग से डिफाइन कर देना है, और इंक्रीज इन डिमांड को अलग से डिफाइन कर देना है, तो और आपको दोनों के नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन मतलब कि आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करोगे, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बताएंगे कि एक्सटेंशन इन डिमांड अकर्स व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस लेवल एंड, और ये बता दिया, ठीक हो गया, ये नॉलेज ही है किस्म की। आगे आप इसको डेवलप करेंगे, and that is shown through movement along the demand curve to the right side
बात खत्म हो गई। इसी तरह इंक्रीज इन डिमांड में आप क्या कहते हैं, मैंने बताया था इंक्रीज डिक्रीज या राइज एंड फॉल, ये एक ही बात होती है। और ये क्यों होती है? इंक्रीज इन डिमांड हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर्स सच एज इनकम, वेदर, जो भी आप कह लें, and that is demonstrated through a shift in the demand curve to the right side. तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को क्लैरिटी